हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन के नेक्स्ट टॉपिक हाल्डेने इफेक्ट ऑन CO2 ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये टॉपिक्स आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इन ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस किस किस मीडियम से किस किस रेस्पिरेटरी पिगमेंट के थ्रू कैरी की जाती। जैसे कि हमने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में पढ़ा था इन सॉल्यूशन और एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जा रही थी। एंड जो CO2 है वो एज कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एंड एज कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। इन मेथड से जो ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट की जा रही थी और रेस्पिरेटरी गैसेस ट्रांसपोर्ट की जा रही थी। तो आज की वीडियो हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे हाल्डेन इफेक्ट के बारे में। हाल्डेन इफेक्ट जो होता है CO2 ट्रांसपोर्ट के ऊपर होता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन के साथ, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन टेंड टू रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। वो क्या करता है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन प्रमोटिंग CO2 ट्रांसपोर्ट। और ऑक्सीजनेशन जो होता है वो क्या करता है, CO2 ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करेगा वो हम देखेंगे। ये यहाँ पे एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट से जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आएगी वो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के थ्रू पास होके आएगी। ये एक ब्लड वेसल हो गई या फिर एक कैपिलरी हो गई। इसके बाद ये कैपिलरी एपिथेलियम यहाँ एंडोथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट है, कैपिलरी एंडोथेलियम। और ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे टिश्यूज प्रेजेंट है। तो सबसे फर्स्ट ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट से रेस्पिरेटरी एंडोथेलियम के थ्रू ब्लड में आएगी। ब्लड में आने के बाद अब नेक्स्ट क्या होगा, ये एसिडिक हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी और ये फॉर्म कर लेगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये फॉर्म कर लेगी और ये जो रिड्यूस्ड और एसिडिक हीमोग्लोबिन है ये H+ आयन गिव राइज करेगा। ये H+ आयन रिलीज करेगा क्योंकि ये एसिडिक है, तो ये H+ आयन रिलीज कर देगा और ये हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लेगा। इसके बाद यहाँ पे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं बाइकार्बोनेट्स। ये बाइकार्बोनेट्स क्या करेंगे, इस H+ आयन के साथ कंबाइन करके ये फॉर्म करेंगे कार्बोनिक एसिड H2CO3 नेगेटिव। ये फॉर्म कर देंगे यहाँ पे H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड जो है अगेन क्या होगा, डिसोसिएट होगा। अगेन डिसोसिएट होगा ये वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के। तो वाटर जो है वो यहाँ पे ये H+ आयन और OH ये वाटर रिलीज होगा, साथ में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। और किसके ऊपर रिलीज हुई है, जब ऑक्सीजन अंदर आई है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग के बाद ही CO2 रिलीज हुई है। हमने स्टार्टिंग में भी यही बोला था, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन टेंड्स टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। जैसे ही बाइंडिंग हुई है इसने क्या किया, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसने रिलीज कर दिया। कहाँ से रिलीज किया है, इसने रिलीज किया है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन से, क्योंकि इससे पहले CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बंधी हुई थी। अब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बन जाएगी तो ये जो CO2 है इसकी बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए कम हो जाएगी और कम होने की वजह से ये रिलीज कर दी जाएगी और इसी को बोलते हैं हाल्डेन इफेक्ट। इसके अपोजिट एक इफेक्ट और होता है बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट को हम और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे थोड़ी सी देर बाद। इसमें क्या होता है, जैसे टिश्यूज के अंदर CO2 प्रेजेंट थी, ये CO2 ब्लड के अंदर आएगी थ्रू कैपिलरी एंडोथेलियम और ये CO2 है अगेन वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगी। कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, अगेन HCO3 और H+ आयन की फॉर्म में ब्रेक होगा और ये H+ आयन जो है अगेन क्या करेंगे, इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएंगे और ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से रिलीज होके कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी
टिश्यूज के अंदर। तो जैसे ही टिश्यूज के अंदर ये ऑक्सीजन गई और इसके बदले में क्या हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। तो ये हाल्डेन इफेक्ट था कि ऑक्सीजन जाते ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के बाद ऑक्सीजन अंदर गई है, तो इसको हम बोलते हैं बोर्स इफेक्ट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना, क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ये फॉर्म करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन रिजल्ट मोर एसिडिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे ही इसके साथ बाइंड हो जाता है तो ये क्या करता है, मोर एसिडिक हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। और ये मोर एसिडिक हीमोग्लोबिन क्या करेगा, फेवर्स रिलीज ऑफ CO2, ये रिलीज करेगा CO2 को, क्योंकि हमने अभी देखा था कि जब ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड हो जाएगी और साथ में क्या होंगे, एसिडिक हीमोग्लोबिन से H+ आयन रिलीज होंगे, और ये H+ आयन्स क्या करेंगे, अब ये कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, और जिसकी वजह से कार्बोनिक एसिड अगेन ब्रेक हो जाएगा और ये CO2 को रिलीज कर देगा। तो ओवरऑल यही एक स्टेटमेंट है कि ऑक्सीजनेशन जो है हीमोग्लोबिन का, वो CO2 रिलीज करने में, CO2 रिलीज करता है या फिर CO2 रिलीज को प्रमोट करता है। अब ये जो CO2 रिलीज है वो किस किस रीजन की वजह से हुई है, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ CO2 विद हीमोग्लोबिन। अब तक ये जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या था, ज्वाइंट था, बंधा हुआ था, इसके साथ कंबाइन था। अब इसकी जैसे ही ऑक्सीजनेशन हुआ, इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई, CO2 की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से फेवरिंग द डिसोसिएशन ऑफ कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। और ये जो कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन था वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कि CO2 जो है वहां से रिलीज हो जाएगी। मोर एसिडिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ H+ आयन। अभी हमने हाल्डेन इफेक्ट के अंदर देखा था, जब ये मोर एसिडिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है तो ये स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ H+ आयन्स। H+ आयन्स को रिलीज करेगा फ्रॉम रिड्यूस्ड HH, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। जो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन था उससे ये क्या करेगा, जिसको हमने HH भी बोला था, उससे ये क्या करेगा, H+ आयन्स को रिलीज कर देगा, मोर एसिडिक हीमोग्लोबिन। सो इंक्रीजिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, और इसकी वजह से ये क्या करेगा, कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देगा। और ये कार्बोनिक एसिड इंक्रीज होने के बाद, यानी कि इसकी फॉर्मेशन इंक्रीज होने के बाद, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट्स, ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो रिवर्सिबल कंपाउंड होते हैं, यानी कि ये डिसोसिएट हो जाते हैं जल्दी। तो ये जो ये बना है, यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है H2CO3 की, ये डिसोसिएट हो जाएगा अगेन CO2 एंड वाटर के साथ। तो पहले क्या था, यहाँ पे एसिडिक हीमोग्लोबिन था, जिससे हीमोग्लोबिन और H+ आयन्स रिलीज हो गए। अब ये रिलीज होने के बाद ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, और ये जो H+ आयन्स और HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट्स थे, ये फॉर्म कर लेंगे H2CO3, कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर लेंगे। ये क्या फॉर्म कर लेंगे, कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर लेंगे, और ये कार्बोनिक एसिड अगेन डिसोसिएट हो जाएगा CO2 एंड H2O के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दी जाएगी, रिलीज कर दी जाएगी। तो ये हाल्डेन इफेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है हीमोग्लोबिन की हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मायोग्लोबिन की डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है, द ग्राफ शोइंग द परसेंट सैचुरेशन। सबसे पहले हम ये जो सैचुरेशन वर्ड है इसका मीनिंग समझते हैं। जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ये एक एग्जाम्पल, कि हमने कोई बीकर लिया, उसके अंदर 1 स्पून शुगर डाली, वो डिज़ोल्व कर दी, सेकंड डाली, थर्ड डाली, फोर्थ डाली, फिफ्थ डाली। इसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि उस वाटर के साथ कोई भी शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी,
जो भी वाटर प्रेजेंट है उसके साथ कोई शुगर डिजोल्व नहीं होगी, यानी कि जो भी उस बीकर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल थे उसके साथ सारे के साथ शुगर बाइंड हो चुकी है और कोई भी फ्री मॉलिक्यूल वहां पे अवेलेबल नहीं है जिसके साथ और ज़्यादा शुगर बाइंड कर सके। तो वो क्या होगा, उस वाटर का सेचुरेशन लेवल हो जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के अंदर क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी एक सेचुरेशन पावर होती है कि वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, कि वो एक लेवल तक तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और अप टू अ सर्टेन लेवल वो क्या कर देगा और कोई ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना बंद कर देगा, वो उसका क्या आ जाएगा, सेचुरेशन आ जाएगा। तो ये जो कर्व होती है ये रिप्रेजेंट करती है, ये शो करती है द परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद चेंजेस इन PO2। PO2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने देखा था कहीं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mm ऑफ मरकरी था और कहीं 20 और 25 mm ऑफ मरकरी था। तो इनके ऊपर ये जो चेंज होते हैं PO2 के अंदर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, उसके ऊपर परसेंट सेचुरेशन जो है वो भी चेंज होता है। तो ग्राफ शोइंग द परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद चेंजेस इन PO2, ये ग्राफ ऐसा होता है जो शो करता है परसेंट सेचुरेशन कितना हुआ विद चेंजेस इन PO2 एट कांस्टेंट pH इस टाइम पे कांस्टेंट रहेगी। अब ये जो कर्व है ये क्या शो करेगी, शोज द प्रोग्रेसिव इंक्रीज, ये पहले प्रोग्रेसिव इंक्रीज शो करेगी, यानी कि जितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है पहले वो क्या करेंगे, इसके साथ बंधने स्टार्ट हो जाएंगे, इसके साथ बाइंड होना, इसके साथ कंबाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे। जितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जितने भी प्रेजेंट है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होंगे, जितना भी हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। तो पहले क्या करेंगे, प्रोग्रेसिव इंक्रीज शो करेंगे, यानी कि एक इंक्रीज शो करेंगे। उसके बाद इन परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद इंक्रीजिंग इन PO2 अप टू लेवल, यानी कि सिर्फ एक लेवल तक, उसके बाद क्या आ जाएगा, इसका सेचुरेशन लेवल आ जाएगा और उस सेचुरेशन लेवल के बाद कोई भी ऑक्सीजन उसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं होगी। तो ये शो क्या करता है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज शो करता है इन परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद इंक्रीजिंग इन PO2, क्योंकि जैसे जैसे PO2 इंक्रीज हो रहा है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है वो क्या है, बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा प्रेजेंट, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, और ये ऑक्सीजन क्या करेगी, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को सेचुरेट करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ बंध जाएगी, लेकिन अप टू ए लेवल, सिर्फ एक लेवल तक, क्योंकि इसका सेचुरेशन आ जाएगा, उसके बाद ये बंध नहीं पाएगी। अब अगर देखें हम, हीमोग्लोबिन का 30% सेचुरेशन होता है 20 mm ऑफ मरकरी PO2 है, ये पार्शियल प्रेशर जो है 20 mm ऑफ मरकरी है। इस टाइम पे 30% जो है हीमोग्लोबिन सेचुरेशन शो करता है, 50% शो करता है एट 25 mm ऑफ मरकरी के ऊपर, यानी कि जब 25 mm ऑफ मरकरी पार्शियल प्रेशर होगा उस टाइम पे 50% हीमोग्लोबिन सेचुरेट हो गया होगा। 75 at 40 mm of mercury and 80% at 50 mm of mercury, 97 at 95 mm of mercury। कई जगह हम इसको 100 to 104 mm of mercury भी देखते हैं, इसके ऊपर 97% सेचुरेशन होता है हीमोग्लोबिन का। अगर हम इसको ग्राफ के अंदर देखें, अब ग्राफ के अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, ये क्या है, एक प्रोग्रेसिव इंक्रीज है। अब अगर हम देखें तो ये कॉन्स्टेंटली ये इंक्रीज करता जा रहा है, लेकिन अप टू अ सर्टेन लेवल ये इसके अंदर क्या आ गया है, यहाँ पे एक प्लेट्यू आ गया है, ये कर्व जो है फ्लैट हो गई। ये पहले ऐसी कर्व थी सिग्मोइड, अब आगे जाके क्या ऐसी हो गई, फ्लैट हो गई है। तो अप टू अ सर्टेन लेवल तक ही ये क्या करेगी, प्रोग्रेसिव इंक्रीज शो करेगा, उसके बाद ये फ्लैट हो जाएगा। अब अगर हम देखें, हमने ये देखा था कि ये इस साइड जो है, इस एक्सिस पे होता है परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इस एक्सिस पे होता है PO2, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mm ऑफ मरकरी। ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन।
अब जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 20 mm ऑफ मरकरी है, उस टाइम पे सेचुरेशन जो है वो 30% हो गया। ये कर्व यहाँ पे ऐसे मिल गई है, ये क्या हो गया है, यहाँ पे ये हो गया है 30%। जब 25% है, ये मान लिया हमने यहाँ पे 25% है, जब पार्शियल प्रेशर 25 है तो ये 50% तक सेचुरेट हो जाता है। जब ये 40, जब ये पार्शियल प्रेशर 40 mm ऑफ मरकरी होता है, उस टाइम पे ये 75% तक क्या हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। ऑन 50 mm ऑफ PO2 के ऊपर ये क्या करेगा, 80% हो जाएगा। इसके बाद जब जो पार्शियल प्रेशर है PO2 है वो पहुंचेगा 95, यहाँ पे ये 95 जब पहुंचा तो उस टाइम पे ये क्या हो गया है, 97% तक सेचुरेट हो गया है। और उसके बाद ये क्या स्टार्ट हो गया है, इसने एक तरह से फ्लैट हो गया है ये, यानी कि इसके बाद ये सेचुरेट हो गया। इसके बाद नो मोर ऑक्सीजन कैन बाइंड टू द हीमोग्लोबिन, कोई भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर सकती है। तो ये क्या हो गया, इसका सेचुरेशन लेवल हो गया अप टू अ लेवल, ये लेवल है, इसके बाद कोई भी ऑक्सीजन जो है इसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगी। अब अगर हम देखें इंक्रीज इन PO2 के अंदर इंक्रीज हुआ, जैसे ही PO2 के अंदर इंक्रीज हुआ यहाँ पे ऑफ एल्विलर एयर, मोर द परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जितना ज़्यादा PO2 इंक्रीज होगा उतनी ही ज़्यादा सेचुरेशन क्या होगी, परसेंट सेचुरेशन इंक्रीज होगी। यानी जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन के, उतने ही ज़्यादा वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेंगे और हीमोग्लोबिन को सेचुरेट करेंगे आफ्टर अ सर्टेन PO2। लेकिन क्या होता है, एक सर्टेन PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बाद a plateau is achieved beyond there is no increase in saturation of hemoglobin। उसके बाद कोई भी इंक्रीज हमें नज़र नहीं आएगा परसेंट सेचुरेशन के बाद। उस टाइम पे ये प्लेट्यू या फिर एक फ्लैट कर्व बनाना स्टार्ट कर देगा। जैसे अभी हमने देखी थी, इसके अंदर क्या था, अप टू अ सर्टेन लेवल तक ही वो इंक्रीज कर रहा था, उसके बाद वो ऐसे फ्लैट हो गया था, ऐसे वो फ्लैट हो गया था। तो ये इसका क्या आ गया, यहाँ पे ये सैचुरेशन लेवल आ गया और इसके बाद ये फ्लैट होना स्टार्ट हो गया। ऐसे इसके अंदर ये पहले प्रोग्रेसिव इंक्रीज शो कर रहा था, ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ, यहाँ पे इस लेवल के आने के बाद इसने क्या शो कर दिया, यहाँ पे फ्लैट होना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद कोई सैचुरेशन नहीं हुआ है, प्लेट्यू अचीव हो गया है। तो इंक्रीज इन परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 विद इंक्रीजिंग PO2, यानी कि जो परसेंट सैचुरेशन है का मतलब क्या हुआ, परसेंट सैचुरेशन जो है हीमोग्लोबिन की, ऑफ हीमोग्लोबिन, वो कब तक इंक्रीज होती है, जब तक PO2 इंक्रीज होता है। ये इंक्रीज होगी जब तक PO2 इंक्रीज होगा, और ये एक सिग्मोइड कर्व जो है देगी। ये जो कर्व है ये ऐसी सिग्मोइड कर्व जो है, ये ऐसी सिग्मोइड कर्व देती है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन। इसी को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो ऐसी क्यों होती है, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था, जब ब्लड जो है, ट्रियल ब्लड जो होता है, आर्टरीज के अंदर जब ब्लड होगा उस टाइम पे उसका पार्शियल प्रेशर 95 mm ऑफ मरकरी होगा। और अभी हमने देखा था इस 95 mm ऑफ मरकरी के ऊपर 97% तक हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाता है। तो कहीं तो ये 97 तक सैचुरेट हो रहा है, लेकिन हमने ये भी देखा था जब वीनस हैंड के ऊपर ब्लड आता है उस टाइम पे ओनली 40 mm ऑफ मरकरी जो है पार्शियल प्रेशर होता है, और उस टाइम पे 40 mm ऑफ मरकरी के ऊपर 75% तक सैचुरेशन होता है हीमोग्लोबिन का। तो इस वजह से ये कर्व जो है वो सिग्मोइड होती है, कि कहीं तो पार्शियल प्रेशर इतना होता है तो सैचुरेशन इतना होता है, कहीं पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है तो उसका सैचुरेशन भी कम हो जाता है। अब एक और कंसेप्ट है कि जब अभी तक हमने देखा था कि जब PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ इंक्रीज हो रहा है,
उस टाइम पे परसेंट सेचुरेशन जो है हीमोग्लोबिन की, परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, बट अप टू अ लेवल, अप टू ए लेवल, सिर्फ एक लेवल तक। लेकिन जब PO2 डिक्रीज कर जाती है, जब PO2 डिक्रीज कर जाती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा। उस टाइम पे क्या होगा, जितनी भी ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट है वो सारे की सारे हीमोग्लोबिन के साथ बननी स्टार्ट हो जाएगी। या फिर PO2 कब कब होगा, जब सारे के सारे हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो चुके होंगे, यानी कि इस केस में परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा। लेकिन ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये एक इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही PO2 डिक्रीज होगा, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्मोइड ऑक्सीजन कर्व। इस सिग्मोइड ऑक्सीजन कर्व का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अभी तक हमने देखा था हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट हुआ था एट 25 mm ऑफ मरकरी के ऊपर। इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ P50, यानी कि पार्शियल प्रेशर जब 25 है उस टाइम पे ये 50% तक सैचुरेट हो गया है, और इसको P50 कंसेप्ट बोलते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा था जब 97% सैचुरेट हुआ था हीमोग्लोबिन एट 97 और 100 to 104 mm ऑफ मरकरी के ऊपर। इस टाइम पे क्या था, यहाँ पे 95 mm ऑफ मरकरी के ऊपर। इस टाइम पे 97% तक हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया था। When PO2 at tissue level falls at 25 mm of mercury, और इस टाइम पे जो PO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, वो क्या हो गया है, यहाँ पे फॉल्स ऑफ हो गया है, और वो हो गया है टिश्यू लेवल पे 25 mm ऑफ मरकरी। इन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, 19.8 ml ऑफ ऑक्सीजन होती है पर 100 ml ऑफ एट्रियल ब्लड। लेकिन यहाँ पे जब ये कंडीशन बदल गई है, उस टाइम पे ओनली 9 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है पर 100 ml ऑफ ब्लड से। 100 ml ऑफ ब्लड से सिर्फ 9 ml ऑक्सीजन रिलीज होगी एट 25 mm ऑफ मरकरी के ऊपर। अब अगर हम देखें कि जब PO2 डिक्रीज हुआ है तो ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई कहाँ से आएगी, तो ये चेक किया जाता है, ये इंश्योर किया जाता है सफिशिएंट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। PO2 एट टिश्यू लेवल नीड नॉट टू बी वेरी लो, इसको ज़्यादा लो होने की ज़रूरत नहीं है, लो हो, क्योंकि जब ये लो होगा तभी तो डिफ्यूजन की वजह से हाई टू लो ये मूव कर पाएंगे। जो गैसेज है, यहाँ पे PO2 बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे PO2 लो है, तो भी इसकी वजह से ये इसकी तरफ मूव कर पाएगी हाई टू लो, यानी कि एल्विलाई से टिश्यूज़ के ब्लड से या फिर एल्विलाई से ब्लड के अंदर मूव कर पाएगी। तो उस टाइम पे ये लो होना जरूरी है, लेकिन इतना भी लो ना हो कि ये बिल्कुल इतना बहुत ज़्यादा कि उस टाइम पे क्या हो जाए, बिल्कुल एक तरह से डेफिशिएंसी हो जाए। तो ये जो लो है यहाँ पे, ये पार्शियल प्रेशर लो हुआ है, ये इंश्योर करता है कि सेटिस्फैक्ट्री अनलोडिंग हो जाए ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो भी बंद किया आया था अभी तक, उसकी सेटिस्फैक्ट्री अनलोडिंग हो जाए। अनलोडिंग क्या होगी, वो रिलीज हो जाए, वहां से जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया गया था वो वहां से रिलीज हो जाए। इसके बाद एट मॉडरेटली लो PO2, जब मॉडरेटली लो PO2 होती है एल्विलर एयर के अंदर, उस टाइम पे भी सफिशिएंट सैचुरेशन होता है हीमोग्लोबिन का। ऐसा नहीं है कि लो हो गया है PO2 तो उस टाइम पे जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है बॉडी को वो नहीं जाएगी, उस टाइम पे भी सफिशिएंट सैचुरेशन होता है हीमोग्लोबिन का। जैसे कि 50% सैचुरेशन होता है सिर्फ 25 mm ऑफ मरकरी प्रेशर के ऊपर, एंड 80% होता है 50 mm ऑफ मरकरी के ऊपर। तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया है, PO2 डिक्रीज हो गया, लेकिन सफिशिएंट जो परसेंट सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का वो होता रहता है, क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो सारी यूज कर ली जाएगी।
दिस इंश्योर्स दैट मॉडरेट एटमॉस्फेरिक हाइपोक्सिया मीन्स ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, एटमॉस्फेरिक हाइपोक्सिया विल कॉज नो इल इफेक्ट। तो ये इंश्योर करता है कि बॉडी के अंदर कोई इल इफेक्ट ना आए अगर हाइपोक्सिया की कंडीशन हो गई है, एटमॉस्फेरिक हाइपोक्सिया की कंडीशन हो गई है, तो ये क्या करेगा, सफिशिएंट परसेंट सैचुरेशन जो है हीमोग्लोबिन का वो करेगा। इसके बाद ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एट हाई एल्टीट्यूड्स, हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर कैसी होगी, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर ऑक्सीजन जो है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, वहां पे ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होती है। तो PO2 इन एट्रियल ब्लड, उन पर्सन्स के एट्रियल ब्लड के अंदर PO2 जो है 40 mm ऑफ मरकरी मिलेगा, बट हैव ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन देयर आर्टेरियल ब्लड देन द नेटिव एट सी लेवल। लेकिन उनके आर्टेरियल ब्लड के अंदर, यानी कि जो हाई एल्टीट्यूड्स के रेजिडेंट्स है, उनके आर्टेरियल ब्लड के अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी जितनी कि नेटिव सी लेवल, यानी कि सी लेवल जैसे हम हो गए, उनके ब्लड के अंदर होती है। इनके अंदर क्या होती है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अभी ग्रेटर अमाउंट वहाँ पे ऑक्सीजन तो कम प्रेजेंट है, लेकिन ये आर्टेरियल ब्लड के अंदर ग्रेटर अमाउंट कैसे हुई, ये होती है ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन देयर ब्लड। इनके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेगा, और इस वजह से इनके अंदर जो एट्रियल ब्लड है उसके अंदर मोर ऑक्सीजन, ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हाई एल्टीट्यूड रेजिडेंट्स इज हायर देन दैट ऑफ द सी लेवल रेजिडेंट्स, यानी कि इनकी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो हायर होती है। इनकी कर्व कैसी होगी, हायर होगी देन सी लेवल रेजिडेंट्स से। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एट हाई एल्टीट्यूड्स कैसी होगी, हायर हो जाएगी वो। इसके बाद नेक्स्ट आता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अफेक्ट करेंगे। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस टाइम पे ये नॉर्मल है, सेंटर वाली नॉर्मल है, बीच वाली नॉर्मल कर्व है, सिग्मोइड कर्व ऑक्सीजन डिसोसिएशन की, और ये वाली और ये वाली, यानी या तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगी या तो ये राइट की तरफ मूव करेगी। वो डिपेंड करेगा इन फैक्टर्स के ऊपर। ये फैक्टर्स डिक्रीज हो रहे हैं ब्लड के अंदर, इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। इनके अंदर PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, DPG एक्सरसाइज, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये फैक्टर्स है जो हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कैसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अफेक्ट करेगा। इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मूव्स टू द राइट विद इंक्रीज ऑफ PO2 इन द ब्लड। एज PO2 इंक्रीज होगा ब्लड के अंदर, वैसे ही क्या होगा, जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट की तरफ मूव कर जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, जैसे ही यहाँ पे PCO2, जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, वैसे ही क्या होगा, जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट की तरफ मूव कर जाएगी। यानी कि ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व थी, ये क्या था यहाँ पे, ये थी नॉर्मल, ये राइट की तरफ इस साइड मूव कर जाएगी जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेजेंस ऑफ CO2 की प्रेजेंस लो क्या करती है, अब लोअर्स द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। CO2 की प्रेजेंस, जैसे ही CO2 की प्रेजेंस यानी कि PCO2 इंक्रीज होगा, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी जो है, कैपेसिटी जो है, वो क्या कर जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी, रिजल्टिंग इट्स लेस परसेंट सैचुरेशन। तो हीमोग्लोबिन क्या होगा, यहाँ पे लेस सैचुरेट हो पाएगा, जिसकी वजह से ये राइट की तरफ मूव कर जाती है। बोर इफेक्ट को हम दो टर्म्स के अंदर या फिर दो एक तरह से कंसेप्ट्स के अंदर पढ़ते हैं
एक होता है बोर इफेक्ट एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि बोर इफेक्ट का वो जो अफेक्ट है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ऊपर क्या होगा, एंड अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन के ऊपर क्या होगा। तो हमने PCO2 की कर्व अगर हम देखें वो हमें नजर आएगी ऐसी, PCO2 की कर्व हमें ऐसी नजर आ रही है। इसमें क्या है, अब यहाँ पे ये सेंटर वाली बीच वाली नॉर्मल है, सिग्मोइड ऑक्सीजन जो कर्व है वो नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही अभी हमने देखा था, जैसे ही जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज होगा तो ये जो है राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। यहाँ पे ये 40 mm ऑफ मरकरी था नॉर्मल पे, ये 60 हो गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 60 हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये राइट की तरफ मूव कर गई है। अगर CO2 डिक्रीज हो गया तो ये लेफ्ट की तरफ मूव हो जाती है, यानी कि PCO2 डिक्रीज हो जाता है तो ये लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगी। अब अगर हम बोर इफेक्ट देखें कि जो बोर इफेक्ट है उसके दो फर्दर जो इफेक्ट है वो कैसे कैसे होंगे। सबसे फर्स्ट है बोर इफेक्ट एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कैसे डिसोसिएशन होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, जब O2 जो है वो जाती है, O2 रिच एट्रियल ब्लड जो है वो जाता है कैपिलरीज एट टिश्यू लेवल के पास, टिश्यू लेवल के पास जो कैपिलरीज है उसके अंदर जाता है O2 रिच ब्लड। अब वहां पे क्या होता है, वहां पे PO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ से जब ये ब्लड आया है लेके ऑक्सीजन को कैरी करके लेके आया है, तो इस टाइम पे PO2 यहाँ पे इंक्रीज होगा, इन कैपिलरीज के अंदर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे PO2 क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज है, लेकिन यहाँ पे PCO2 इंक्रीज है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, कम है, तभी ये क्या करेगा, हाई टू लो इधर साइड आएगा। ये जो PO2 कम है एंड PCO2 ज़्यादा है, ये एग्जर्ट करता है बोर इफेक्ट, बोर इफेक्ट एग्जर्ट करेगा ये, और ये बोर इफेक्ट क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन के अंदर डिसोशिएट होने को। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा, एंड ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चली जाएगी, ये टिश्यूज के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि टिश्यूज के अंदर PO2 क्या है, कम है, यहाँ पे PO2 कम है। तो एज PCO2 ज़्यादा होती है, जब PCO2 ज़्यादा होती है उस टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज भी क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या करेगी, ये लो की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कम है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा कि वो अंदर की तरफ आए, वो टिश्यूज़ के पास आए कैपिलरीज से। तो हायर द PCO2 टेंड्स टू रिलीज ऑक्सीजन, टेंड्स टू रिलीज मोर ऑक्सीजन, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेगा। सेकेंड हमने देखा था बोर इफेक्ट एंड अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन। ये तो था कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कैसे हुआ। अब ये जो हीमोग्लोबिन है वो अपटेक कैसे करेगा इस ऑक्सीजन का अपटेक कैसे होगा, यानी कि अब वो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो कैसे अपटेक करेगा इस ऑक्सीजन का। तो एट वीनस ब्लड पासिस थ्रू द लंग्स, जब वीनस ब्लड लंग्स के थ्रू पास करेगा, CO2 डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्विलाई। ये यहाँ पे ब्लड हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट है लंग एल्विलाई। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CO2 प्रेजेंट और CO2 को जाना है इन एल्विलाई के अंदर, इन लंग एल्विलाई के अंदर। तो वीनस एंड के ऊपर जब ये पास करेगा, जब लंग्स जो है लंग्स से पास करेगा वीनस ब्लड, तो CO2 जो है डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड फ्रॉम द ब्लड इनटू एल्विलाई। ब्लड से एल्विलाई के अंदर क्या हो जाएगी, ये ब्लड से एल्विलाई के अंदर क्या हो जाएगी, ये रिलीज हो जाएगी या फिर ये डिफ्यूज हो जाएगी। तो इसकी वजह से PCO2 जो है ब्लड के अंदर डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे ज़्यादा थी, ये यहाँ पे चली गई, तो यहाँ पे PCO2 क्या हो गई है, इस टाइम पे
कम हो गई है। कम होने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, क्योंकि अभी तक हमने देखा था जब PCO2 इंक्रीज होती है उस टाइम पे कर्व जो है राइट की साइड मूव करती है। तो अब हम देख रहे हैं जब PCO2 कम होती है, PCO2 ब्लड के अंदर कम हो गया है, उस टाइम पे ये लेफ्ट की तरफ मूव करती है। तो ये लेफ्ट की तरफ क्या करेगी, मूव कर जाएगी या फिर शिफ्ट कर जाएगी। तो इस वजह से ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन की वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई है जो इसके साथ बंधी हुई थी, उसने हीमोग्लोबिन को फ्री कर दिया, तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड करेगी। तो इस वजह से ग्रेटर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यूज, तो टिश्यूज के अंदर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा होगा। तो इसके अंदर हमने देखा PCO2 अगर ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट की तरफ मूव करती है, एंड PCO2 अगर कम होती है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट की साइड मूव करती है। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद ऐसा हुआ, ये जो बाद में जो रिसर्च हुए उसके बाद क्या हुआ, फाइंडिंग्स हुई, ये देखा गया कि CO2 जो है वो ऑपरेट होता है pH चेंजेस के थ्रू। CO2 एज ए डायरेक्ट नहीं ऑपरेट होता है, वो pH चेंजेस के थ्रू ऑपरेट होता है। तो होता क्या है, जब CO2 जो है वाटर के साथ डिजोल्व होता है प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा के अंदर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ डिजोल्व होगी तो ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगी, और ये कार्बोनिक एसिड अगेन H+ आयन एंड बाइकार्बोनेट्स के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, और ये H+ आयन्स क्या होंगे, ज़्यादा हो गए हैं। अब अगर हम देखें, जितनी ज़्यादा PCO2 होगी, जितनी ज़्यादा PCO2 होगी उतनी ही वो वाटर के साथ डिजोल्व होगी, उतने ही ज़्यादा वो कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगी, उतने ही ज़्यादा वो H+ रिलीज करेगी और बाइकार्बोनेट्स रिलीज करेगी। तो CO2 ज़्यादा है यानी कि H+ आयन्स ज़्यादा है, और H+ आयन्स ज़्यादा है तो pH क्या हो गया है, लेस हो गया है, यानी कि मोर एसिडिक हो गया है। तो pH लेस हो गया 7.4, जो ब्लड का pH होता है 7.2 हो गया है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगी राइट की साइड 15% राइट की साइड मूव कर जाएगी। तो अगर हम देखें इसके अंदर मोर PCO2 जिसकी वजह से मोर H+ आयन की वजह से pH क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि H+ आयन ज़्यादा होते हैं तो pH डिक्रीज हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं मोर एसिडिक होने की वजह से जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो कहाँ चली जाएगी, वो मूव कर जाएगी राइट की तरफ। और अभी हमने देखा था PCO2 अगर ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहाँ मूव करती है, राइट की साइड। तो ओवरऑल वही बात है, राइट की साइड क्या कर जाएगी, ये मूव कर जाएगी। जैसे जैसे जो PCO2 है वो इंक्रीज होगा, H+ आयन ज़्यादा बनेंगे, मोर एसिडिक होगा, pH डिक्रीज होगा एंड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट की तरफ मूव कर जाएगी। लेकिन जब PCO2 कम होता है, हमने देखा था जब PCO2 कम होता है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है लेफ्ट की तरफ मूव करती है। तो ये H+ आयन ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा रिलीज नहीं होंगे, तो pH ज़्यादा हो जाएगा। pH ज़्यादा होने की वजह से ये 7.4 to 7.6 हो जाएगा 4 से। तो ये ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगी 15% राइट की तरफ मूव की थी, 15% ही ये लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगी। तो अगर हम इसको ग्राफ के अंदर देखें तो इसके अंदर नॉर्मल है जब ये 7.4 है, नॉर्मल कब है, ये 7.4 pH है। जैसे ही pH इंक्रीज होगा तो उस टाइम पे ये लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगी, 7.6 हुआ तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर गई। जैसे ही pH कम हुआ यानी कि PCO2 ज़्यादा हुई, उस टाइम पे ये राइट की तरफ मूव कर जाएगी। तो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो pH चेंजेस के थ्रू क्या की जाती है,
ऑपरेट की जाती है। फर्स्ट हमारा हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अफेक्ट करती है, जब कर्व राइट कब होती है, लेफ्ट कब होती है, ये हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में, यानी टेम्परेचर का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होगा, कब वो राइट करेगी मूव, कब वो शिफ्ट लेफ्ट करेगी। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है राइट साइड जाएगी। टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा ये कहाँ चली जाएगी, राइट की साइड चली जाएगी। और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा, एज द टेम्परेचर डिक्रीज, ये चली जाएगी लेफ्ट की साइड, या फिर लेफ्ट की साइड हम इसको बोलेंगे कि ये लेफ्ट की साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो अब क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन की, वो क्या कर जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या होता है, जब परसेंट सेचुरेशन हीमोग्लोबिन का विद ऑक्सीजन 98% हो एट 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, यानी कि जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है उस टाइम पे परसेंट सेचुरेशन 98% है, और जब 93% सेचुरेशन है 30 डिग्री पे, यानी कि जब ये 25 डिग्री सेल्सियस था उस टाइम पे तो ये था 98, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो ये 93% तक हो गया है। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है और परसेंट सेचुरेशन क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, परसेंट सेचुरेशन क्या हो गया है, परसेंट सेचुरेशन डिक्रीज हो गया है, परसेंट सेचुरेशन यहाँ पे डिक्रीज कर गया है। ये हम बात कर रहे हैं जब PO2 100 mm ऑफ मरकरी है, और जब हमने बात करें अगर PO2 10 mm ऑफ मरकरी है, उस टाइम पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, परसेंट सेचुरेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अब तक हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे थे, परसेंट सेचुरेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज अबाउट 85% एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये 85% है, एंड 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये 56% है। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की परसेंट सेचुरेशन ये कितनी है, 37 के ऊपर 56 है। अभी हमने देखा था कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है परसेंट सेचुरेशन डिक्रीज हुई है, और यानी कि हीमोग्लोबिन जितना सेचुरेट हुआ है, अब अगर हम देखें 10 mm पे, ये हमने 100 पे देखा, 10 mm पे अगर हम देखें तो 25 पे ये 85 हो जाता है। अभी तक ये 98% था, ये क्या हो गया यहाँ पे 85 हो गया है, यानी हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन जो है वो क्या हो गया यहाँ पे डिक्रीज हो गया है। तो इसमें अगर हम देखें क्यों डिक्रीज हुआ है, जब PO2 ही कम है, जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ही कम है तो वो परसेंट सेचुरेशन भी कम शो करेंगे, तो तभी तो ये 25 पे सिर्फ 85 हुआ है, एंड 37 के ऊपर ये ओनली 56 हुआ है, 56% सेचुरेशन हुआ है हीमोग्लोबिन का। तो जैसे ये प्रेशर जो है इसका क्या है, एक मेजर रोल है यहाँ पे। तो जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होगा परसेंट सेचुरेशन डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से कर्व जो है राइट साइड मूव करनी स्टार्ट कर देगी। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो कर्व क्या करेगी, राइट साइड मूव करेगी, एंड टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है उस टाइम पे क्या होगा, परसेंट सेचुरेशन या फिर हम बोल सकते हैं उस टाइम पे ये जो है लेफ्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट फास्टर इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होंगे, जो अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसके अंदर बर्ड्स आ गए या फिर मैमल्स आ गए, वो क्या होंगे, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होंगे। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन है वो फास्टर्स होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा, हायर द टेम्परेचर, वो क्या करेगा,
वो करेगा, वो इनिशिएट करेगा कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन क्या होगा, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन के साथ वो क्या हो जाए यहाँ पे इंक्रीज हो जाए, ये क्या हो जाए यहाँ पे इंक्रीज हो जाए। एंड ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज भी यही होता है, क्योंकि मस्कुलर एक्सरसाइज के टाइम पे भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन जो है वो फास्टर होता है देन द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड ड्यूरिंग रेस्ट। और जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिश हो गई, एम्फीबियंस हो गई, और जब रेस्ट के ऊपर होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन है वो नॉर्मल होता है, फास्टर नहीं होता, वो नॉर्मल होगा। क्योंकि फास्टर कब होगा, जब वो एक्सरसाइज करेगा या फिर वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है 2,3 डाईफोस्फोग्लिसरेट या फिर डीपीजी, नंबर थर्ड है डीपीजी, 2,3 डाईफोस्फोग्लिसरेट। ये जो 2,3 डाईफोस्फोग्लिसरेट है ये एक मेंबर होता है ग्लाइकोलिसिस पाथवे का, जो ग्लूकोज का जो ग्लाइकोलिसिस होता है उस टाइम उस पाथवे का ये मेंबर होता है। जैसे कि ग्लूकोज से यहाँ पे फॉर्म हुआ है ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लूकोज से फॉर्म हुआ ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और इस ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से 1,3-बिसफॉस्फेट फॉर्म हुआ। इससे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म हुआ। इस 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 2,3 बाई या फिर बाई बिसफॉस्फोग्लिसरेट या फिर डाईफॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म होता है, जिसको हम डीपीजी बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस बिसफॉस्फोग्लिसरेट एंजाइम की, म्यूटेज एंजाइम की हेल्प से। और अगेन ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म कर लेगा और ये पाइरुवेट के अंदर आ जाएगा। तो इस पाथवे के ड्यूरिंग ये फॉर्म होता है 2,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट, और इसको हम बोलते हैं डीपीजी। तो इसका इफेक्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के ऊपर क्या होगा। नॉर्मली जो डीपीजी है, नॉर्मली डीपीजी ये प्रेजेंट होता है आरबीसीज के अंदर, नॉर्मल लेवल जो है इसका ये आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होगा। और ये क्या करेगा, ये हमेशा टेंड करता है, ये रखता है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट साइड ही रहे, हमेशा हमेशा राइट साइड ही वो क्या करे, शिफ्ट हो जाए। नॉर्मल लेवल के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू द राइट ऑल द टाइम। ये डीपीजी करता है काम, हमेशा क्या करेगा, उसको राइट साइड ही मूव करवाएगा, शिफ्ट करवाएगा। लेकिन जब मस्कुलर एक्सरसाइज एंड प्रोलॉन्ग्ड हाइपोक्सिया हो जाता है, लंबे टाइम तक हाइपोक्सिया चलता है, उस टाइम पे क्या होता है, डीपीजी जो है वो इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर। डीपीजी जब इंक्रीज हो जाएगा तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट्स फार्दर टू द राइट, और ज़्यादा राइट की तरफ वो शिफ्ट हो जाएगी, और भी ज़्यादा राइट की तरफ क्या कर जाएगी, वो शिफ्ट कर जाएगी। और इसकी वजह से ये प्रमोट करता है, ये जो ज़्यादा डीपीजी है जिसकी वजह से ये राइट में शिफ्ट हुई है, ये प्रमोट करता है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से अब जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होना स्टार्ट हो एज मच एज 10 mm ऑफ मरकरी हायर देन O2 प्रेशर देन व्हेन विदाउट इंक्रीज डीपीजी। यानी कि जब डीपीजी इंक्रीज नहीं था, नॉर्मल था, उस टाइम पे नॉर्मल रिलीज था ऑक्सीजन का, प्रमोट कर रहा था लेकिन नॉर्मल था। लेकिन जैसे ये इंक्रीज हो जाता है, डीपीजी जो है इंक्रीज हो जाता है, उस टाइम पे ये 10 mm ऑफ मरकरी जो प्रेशर के साथ PO2 को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन है वो जल्दी जल्दी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और ज़्यादा रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो गया डीपीजी का इफेक्ट, कि जब डीपीजी ज़्यादा होगा तो ये मतलब नॉर्मल होगा तो ये राइट की तरफ मूव करवाएगा, और जब ज़्यादा हो जाएगा उस टाइम पे और ज़्यादा राइट साइड की तरफ मूव करवाएगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट्स टू द राइट साइड। इस टाइम पे क्या होगा, जब एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे राइट साइड की तरफ ये मूव करेगी।
तो राइट साइड की तरफ मूव जब ये करेगी यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा टू द मसल्स एट PO2 40 mm ऑफ मरकरी के ऊपर। इस प्रेशर के ऊपर ये क्या करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर देगा, ऑक्सीजन को रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। तो ये किस वजह से होगा, रिलीज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ CO2। जब एक्सरसाइज कर रहे हैं उस टाइम पे CO2 ज्यादा रिलीज होगी। रिलीज ऑफ सेवरल एसिड्स फ्रॉम द मसल्स इन एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज करते हैं मसल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे एसिड्स होते हैं जो रिलीज होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। इंक्रीज इन H+ आयन कंसंट्रेशन, H+ आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए इन मसल कैपिलरी ब्लड। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द मसल्स बाय 2 to 3 डिग्री सेल्सियस। जब एक्सरसाइज करेंगे तो उस टाइम पे टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये राइट साइड की तरफ जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो शिफ्ट हो जाती है। एक तो CO2 ज़्यादा रिलीज हो, सेवरल एसिड्स जो है मसल्स के अंदर वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाए, H+ आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए और टेम्परेचर जो है मसल्स के अंदर वो भी इंक्रीज हो जाए। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि इसको एक्सरसाइज के ड्यूरिंग होंगे और ये राइट साइड की तरफ कर्व को शिफ्ट करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात अगर करें, कार्बन मोनोऑक्साइड एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ऑक्सीजन का। इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मीनिंग हो गया ये हीमोग्लोबिन है और इस हीमोग्लोबिन के ऊपर ये ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट है। हम सिर्फ मान रहे हैं ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को बाइंड होना है, लेकिन यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो गई, CO कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी जगह पे आके बाइंड हो गई है। तो इनके बीच में कंपटीशन होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करेगी या CO बाइंड करेगी। और अब ऐसा भी होता है ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इसकी कैपेसिटी बाइंडिंग एफिनिटी 250 टाइम्स ज़्यादा होती है देन ऑक्सीजन। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी PO2 कम होता है उस टाइम पे ये जल्दी से जाके इस जगह पे बाइंड कर जाती है, यानी कि इनके बीच में कंपटीशन होता है और ये क्या करेगी, ऑक्सीजन की जगह पे जाके बाइंड हो जाएगी। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं जो सेम जगह पे बाइंड करेंगे जहाँ पे जो इसका एक्चुअल सबस्ट्रेट है वो बाइंड होना है। तो जब CO कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी उस टाइम पे ये फॉर्म करेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। वैसे इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करना था ऑक्सीजन के साथ मिलके, लेकिन अब ये क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा। अब जब CO टेंशन कार्बन मोनोऑक्साइड की जब टेंशन यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ये सिर्फ 0.4 mm ऑफ मरकरी होगा एल्विलर एयर के अंदर, ओनली 0.4 mm ऑफ मरकरी। उस टाइम पे भी ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर सकता है हीमोग्लोबिन से, यानी कि सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट या फिर थोड़ी सी टेंशन जो है, प्रेशर जो है इसका, या फिर थोड़े से मॉलिक्यूल्स जो है CO के, वो डिस्प्लेस कर सकते हैं ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो मूव कर जाएगी राइट साइड की तरफ, वो राइट साइड की तरफ मूव कर जाएगी। तो CO अगर प्रेजेंट है तो ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करेगी और ये कर्व को क्या कर देगी, राइट साइड की तरफ शिफ्ट करवा देगी। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट हो गया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के ऊपर। तो हमने कई फैक्टर्स देख लिए यहाँ पे, पहले कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे हुआ, उसके बाद हमने देखा टेम्परेचर का कैसे हुआ, या फिर DPG का कैसे हुआ, pH का कैसे हुआ। तो अलग अलग हमने ये जो एक तरह से फैक्टर्स हैं वो डिस्कस कर लिए। अगर इनको हम ओवरऑल एक स्लाइड के अंदर या फिर एक ग्राफ के अंदर समझना चाहें वो कैसे समझेंगे, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की ये नॉर्मल कर्व होगी सिग्मोइड कर्व। जब PO2 अब ये है, ये जब लेफ्ट की तरफ मूव करेगी और ये है जब राइट की तरफ मूव करेगी, तो ये फैक्टर्स वो हैं जो कि इसको लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे एंड ये फैक्टर्स वो हैं जो इसको राइट की तरफ मूव करवाएंगे। तो जब
PCO2 कम होगा, जब टेम्परेचर कम होगा, जब DPG कम होगा, जब pH ज़्यादा होगा, मीन्स H+ आयंस क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इन कंडीशंस के अंदर ये क्या करेगी, लेफ्ट की तरफ मूव करेगी, ये मूव कर जाएगी लेफ्ट की तरफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। लेकिन जब PCO2 ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, DPG ज़्यादा होगा, pH कम होगा, मीन्स H+ आयंस ज़्यादा होंगे, इन कंडीशंस के अंदर जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट की तरफ मूव करेगी। तो ओवरऑल ये सारे फैक्टर्स जो हैं हमने डिस्कस किए थे कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है कब राइट साइड मूव करेगी, कब लेफ्ट साइड मूव करेगी। और एक और रह गया इसके अंदर एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे भी क्या होता है, एक्सरसाइज के टाइम पे भी ये राइट की तरफ ही मूव करती है। तो ये फैक्टर्स हो गए सारे के सारे जो कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ मायोग्लोबिन। तो इस लेक्चर में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।